गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की। हमारी जो बची हुई डेफिनेशंस थी वो आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन लिखें। अगले डेफिनेशन आज हमारी जो चैप्टर है, हम चैप्टर 2 चल रहा है हमारा चैप्टर 2। दिस इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इसका बचा हुआ पोर्शन आज हम कंप्लीट करेंगे। तो डेफिनेशन नंबर 1 लिखो यहाँ पर। कल जो भी पार्ट था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अगली डेफिनेशन आएगी हमारी सेल्स रिटर्न की। हमने पिछली क्लास में सेल्स तक कंप्लीट किया था। आज सेल्स रिटर्न की डेफिनेशन देखो। सेल्स रिटर्न क्या होता है, लिखो। when the customer or purchaser return the goods sold, return the goods once sold is termed as, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, और उसका दूसरा नाम होता है ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड। इसको हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। लेट्स सपोज ये कौन है, ये है मिस्टर ए, ठीक है। यानी इन्होंने क्या किया, सेल किया। किसको सेल किया, लेट्स से कस्टमर है मिस्टर सी, मिस्टर कस्टमर मिस्टर सी, इनको गुड्स सेल किया। अगर इनको गुड्स सेल करते हैं और ये क्या करते हैं, क्रेडिट पे कहते हैं कि मुझे आप 3 मंथ्स का टाइम दे दो, मैं आपको क्या कर दूंगा, पे कर दूंगा। 3 महीने बाद आपको पे कर दूंगा। तो 3 महीने के बाद इस मीन वाइल इनको लगता है कि अच्छा, इसमें से 10% गुड्स क्या है, डिफेक्टिव। 10% गुड्स क्या है, अप टू द मार्क नहीं है, डिफेक्टिव है। तो क्या कर सकते हैं, बीच में गुड्स आपको रिटर्न भी कर सकते हैं। तो आपको क्या हुआ, सेल किया हुआ गुड्स, जो गुड बाहर की चला गया था वो वापस आपके पास आ गया, दैट इज रिटर्न आ गया आपके पास इनवर्ड। आपके पास सेल किया हुआ माल वापस आपके पास आ रहा है, दैट इज रिटर्न इनवर्ड। और आई कैन से दिस इज ऑल्सो नोन एज सेल्स रिटर्न। इसे हम कहते हैं सेल्स, बिका हुआ माल वापिस आना, दिस इज सेल्स रिटर्न। चलो अगले हेडिंग डालो, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है, देखो, लिखो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मीन्स रेवेन्यू earned from the operating activity, revenue earned from the operating activities, जिसमें आप ऑपरेट करते हो, उससे जो आपको इनकम आ रही है वो आपकी क्या होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एग्जाम्पल लिखो इसका। सपोज एक ट्रेडर है, ट्रेडर है मिस्टर एक्स। किसकी ट्रेडिंग करते हैं, होम अप्लायंसेस की। होम अप्लायंसेस लाइक टीवी, फ्रिज एटसेट्रा। तो अगर इनको इन अप्लायंसेस की ट्रेडिंग से इसको सेल करके, किसको सेल करके, होम अप्लायंसेस को, जिसमें वो डील करते हैं, इनको सेल करके अगर कुछ इनकम इनको आ रही है, जो रेवेन्यू आ रहा है। सपोज इन्होंने एक आइटम, सपोज एक टीवी का सेलिंग प्राइस है 1 लाख रुपीज, लेट से 1 लाख की कोई टीवी सेल करते हैं। तो जो इन्होंने 1 लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट किया, दैट रेवेन्यू इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उसे हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम, रेवेन्यू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसे हम कहेंगे आपने रेवेन्यू जनरेट किया अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। यहां तक बात समझ आ गई। चलो अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 आज के लिए, पॉइंट नंबर 3 वो है गुड्स। गुड्स क्या होते हैं,
लिखो गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स वो आइटम जिसमें आप डील करते हो। गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स जिसमें आप डील करते हो। तो लिखो दीज आर फिजिकल आइटम्स in which a trader trades, जिसमें एक ट्रेडर क्या करता है? ट्रेडिंग करता है। which in which a trader trades, or I can say those items which are purchased, जिसको हम परचेज करते हैं टू रीसेल, जिसको फर्दर सेल करने के लिए हम क्या करते हैं? परचेज करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? गुड्स। तो दीज आर फिजिकल आइटम्स इन विच अ ट्रेडर ट्रेड्स और दोज आइटम्स विच आर परचेज टू रीसेल। तो गुड्स क्या हुए? वो आइटम्स जिसमें क्या करता है? एक ट्रेडर ट्रेडिंग करता है। दीज आर द फिजिकल आइटम्स इन विच अ ट्रेडर ट्रेड्स और दोज आइटम्स विच आर परचेज टू रीसेल। जो भी आइटम आपने रीसेल करने के लिए लिया है वो आपकी क्या है? वो आपके लिए क्या है? गुड्स। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 4। आज की क्लास के लिए पॉइंट नंबर 4 है। इससे पहले भी हमने काफी डेफिनेशंस, लगभग 13 डेफिनेशंस लास्ट क्लास में कवर की हैं। तो अगले हेडिंग लिखो रेवेन्यू फ्रॉम, सॉरी ये तो हमने कर लिया ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से तो हो गया। अगली हेडिंग लिखो इसके बाद। अगली हेडिंग है हमारी स्टॉक। स्टॉक जिसे हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं। स्टॉक और इन्वेंट्री लिखो। स्टॉक इज अ, और आई कैन से इन्वेंट्री इज अ tangible asset, is a tangible asset held by the enterprise, held by an entity, held by for the purpose of sale, for the purpose of sale in the ordinary course of business, or I can say in the normal course of business, in the normal course of business, or I can say held for sale, held for sale। जो भी सामान उसने, जो गुड्स परचेज किया, उसने गुड्स परचेज के एग्जाम्पल, गुड्स परचेज किया मिस्टर ए, एक सेकेंड, गुड्स परचेज किया, लेट सपोज मिस्टर ए ने 5 लाख रुपीस का, और पूरे साल में वो सेल कर पाया गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड बाय मिस्टर ए कॉस्टिंग रुपीज, कितने की कॉस्टिंग का गुड सेल कर पाया? लेट से 4,80,000, 4,80,000 का गुड उसने सेल कर दिया। अगेन ये हम टाइम चार्ट बनाते हैं अपना, ये हमारा एक साल, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या किया? परचेजेस की, परचेजेस की, कितनी परचेजेस की? 5 लाख की परचेजेस की। यहाँ आते आते हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड आ गया। एंड तक आते आते 20,000 का स्टॉक क्या बच गया? स्टॉक बच गया, 20,000 का गुड्स लेफ्ट। तो जो गुड्स बचा आपका, दैट इज योर स्टॉक, या दैट इज योर इन्वेंट्री। तो जो आप गुड्स परचेज करोगे उसमें से जो माल बिका नहीं, अनसोल्ड गुड्स इज योर स्टॉक। तो स्टॉक और इन्वेंट्री इज अगर थोड़ा हम बोले, यह आपका टेंजिबल, क्योंकि आप इसे देख सकते हो, क्योंकि आप इसे बेच रहे हो। इट इज अ टेंजिबल, जो आपने किस लिए रखा हुआ है? सेल करने के लिए रखा हुआ है, पर्पज ऑफ सेल। तो यही मैंने, ये अब मैंने क्या करना है, 20,000 का जो स्टॉक मेरे पास है, ये मैं क्या करूंगी? अगले ईयर में मैं क्या कर दूंगी? इसको सेल कर दूंगी। तो ये मेरा जो स्टॉक है वो क्या हो जाएगा? ये इस ईयर में सेल हो जाएगा।
यहाँ तक क्लियर? स्टॉक या इन्वेंट्री क्या होता है, इस डेफिनेशन में आपको क्लियर हो जाए। चलो एंट्री नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 सॉरी डेफिनेशन नंबर 5 क्या है आपकी? डेफिनेशन 5 टू, अच्छा इसमें एक और पॉइंट आपको बताना था, एक बार वो भी देखो। जो आपका ये स्टॉक बचा, अच्छा यहाँ पर जो आपका ये स्टॉक बचा ना, ये स्टॉक एट द एंड दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक। जैसे सपोज दिस इज योर 23-24, 1 अप्रैल 2023 से आपका ईयर बिगिन होता है और 31 मार्च 2024 को आपका अकाउंटिंग आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। तो 31 मार्च 2024 में आपका जो क्लोजिंग स्टॉक रहा वो कितना का रहा, कितना स्टॉक क्लोजिंग में, यानी आपके ईयर क्लोजिंग में कितने का बच गया? 20,000 का। और यही स्टॉक आपका 1 अप्रैल 2024 इसी दिन को ही अगला दिन तो क्या होगा, 1 अप्रैल 2024 आ जाएगा। इस दिन के लिए क्या बन जाएगा आपका 20,000 का ओपनिंग स्टॉक। आई होप ये दोनों चीजें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। चलो एक और बात, अगर आप एक ट्रेडर हो, अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपके पास स्टॉक हमेशा किसका होगा? फिनिश्ड गुड्स का होगा, क्योंकि आप फिनिश्ड गुड्स क्या करते हो, सेल परचेज करते हो और देन उसको आप क्या कर देते हो, सेल कर देते हो, राइट। लेकिन अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, तो आप क्या करोगे, आप रॉ मटेरियल की परचेज करोगे, है ना। आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे, उससे वर्क इन प्रोग्रेस आपका कुछ सामान हो सकता है रह जाए और कुछ आपके फिनिश गुड्स तैयार हो जाए, है ना। जैसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा, हो सकता है कुछ आपका वर्क प्रोग्रेस में यानी 80% कंप्लीट है लेट सपोज, और कुछ फिनिश गुड्स है जिसको आपने 100% क्या कर लिया, तैयार कर लिया। तो एक मैन्युफैक्चरर के पास जो स्टॉक होगा वो किस किस का स्टॉक, उसके पास रॉ मटेरियल भी बच सकता है, उसके पास वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है और उसके पास स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का भी हो सकता है। दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज, ये पॉइंट्स आपके नॉलेज के, दिस इज JFK जस्ट फॉर नॉलेज। तो ये आपको क्या करना है, थोड़ा नॉलेज में पता होना चाहिए कि एक मैन्युफैक्चरर के पास रॉ मटेरियल का भी स्टॉक हो सकता है, WIP भी हो सकता है और फिनिश गुड्स भी हो सकता है। चलो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है क्या, कौन सी नंबर है, डेफिनेशन नंबर 4 कर लिया हमने, डेफिनेशन नंबर 5। डेफिनेशन नंबर 5 है ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स लिखो, इट इज इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। अब डेटर क्या होते हैं, डेटर लिखो, डेटर मीन्स a person from whom business entity owes amount against goods sold on credit, goods sold on credit। उधार पे अगर आपने किसी को माल बेचा है तो उससे पैसे लेने का आपके पास क्या है, राइट है, तो वो पर्सन आपके लिए क्या बन जाएगा, डेटर। यहां तक क्लियर? यानी सपोज मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को गुड्स दिया और मिस्टर एक्स ने प्रॉमिस दिया कि मैं आपको लेट्स से 2 मंथ्स बाद पेमेंट कर दूंगा, ठीक है।
ये ओरल प्रॉमिस दिया, लेट्स से ओरल प्रॉमिस। अगर ये ओरल प्रॉमिस देता है तो मिस्टर एक्स क्या बन जाते हैं, मिस्टर ए के पास राइट है, मिस्टर ए एंड ओ बिजनेस एंटिटी यानी मिस्टर ए ओज द अमाउंट फ्रॉम मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स क्या हो गए, डेटर। मिस्टर एक्स क्या हो गए, डेटर, डेटर फॉर मिस्टर ए। मिस्टर एक्स इज डेटर फॉर मिस्टर ए। बट अगर वो रिटर्न प्रॉमिस करते हैं, रिटर्न में क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, यानी एक पेपर पर लिख कर देते हैं, यस आई विल पे यू, लेट्स सपोज 20,000 के गुड्स हैं, 20,000 आफ्टर 2 months ऑन दिस डेट, साइन मिस्टर एक्स। अगर वो ऐसा एक बिल बनाकर देते हैं तो ये बिल मिस्टर ए के लिए क्या बन गया, अब वो कहेंगे मेरे लिए ये बिल से पैसा लेने, ये मेरे लिए बिल क्या है, रिसीवेबल है, ये मेरे को बिल का पैसा मिलेगा, माई दिस बिल इज माई रिसीवेबल। तो जो बिल रिसीवेबल है, अब मिस्टर एक्स क्या है नाउ, अब मिस्टर ए को क्या पैसा लेना है, मिस्टर ए के लिए इस बिल से पैसा लेना है, तो मिस्टर ए विल राइट मिस्टर एक्स इन हिज बुक्स नॉट एज डेटर बट एज बिल्स रिसीवेबल। आई होप क्लियर, दिस इज बिल रिसीवेबल। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, एक बिजनेस में आपके जैसे मिस्टर ए हैं, सपोज मिस्टर ए हैं, तो मिस्टर ए के तो कस्टमर्स बहुत सारे हैं ना, कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3, कस्टमर 4, कस्टमर 5, लेट्स सपोज ये 5 ही कस्टमर है। तो ये 5 कस्टमर में से 3 तो बोल देते हैं ओरली कि आई विल पे यू, तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, डेटर। और ये 2 कहते हैं रिटर्न में, यस वी विल पे यू फॉर श्योर, वी आर गिविंग यू रिटर्न, रिटर्न में लिख कर देते हैं, तो ये लोग क्या कहलाएंगे, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि इन्होंने एक पेपर पर लिख कर दिया और बकायदा अपने साइन किए हैं C4 ने भी और साइन किए हैं C5 ने भी। तो यानी मिस्टर ए के टोटल रिसीवेबल्स इनको मिला के बोला जाता है, ये दोनों मिला के बन जाते हैं डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल इज इक्वल टू, इनको मिला के क्या बन जाता है, ये आपके क्या हो गए, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये आपके क्या हो गए, ट्रेड रिसीवेबल्स। आई होप क्लियर हो गया आपको कि ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं। दिस इज इक्वल टू आपके ओरल डेटर्स प्लस आपके रिटर्न डेटर्स विच आर आल्सो नोन एज बिल्स रिसीवेबल। यहां तक क्लियर हो गया, चलो तो चलो ये हमारी डेफिनेशन पूरी हो गई ट्रेड रिसीवेबल्स की। चलो नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग डेफिनेशन नंबर 6, लिखो ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स, लिखो पेबल्स दैट इज पेबल्स रिलेटेड टू ट्रेड। सिंपल लैंग्वेज में तो यही मतलब निकलता है, जो ट्रेड से रिलेटेड मेरी लायबिलिटीज हैं वो मेरे लिए क्या है, ट्रेड पेबल्स। या अगर मैं इसे कहूं कि ट्रेड रिसीवेबल पेबल्स इज इक्वल टू आपके क्रेडिटर्स और आपके बिल्स पेबल, या मैं इसे कहूं अमाउंट owed by the amount owed by the entity, amount owed by the business entity, वो अमाउंट जो एंटिटी को देनी है, पे करनी है अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स, अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। एग्जाम्पल से समझते हैं, लेट्स सपोज मिस्टर ए ने मिस्टर पी से परचेज किया, गुड्स परचेज किया वर्थ ₹50,000 और उससे ये बोल दिया कि आप मुझे टाइम दो, लेट्स सपोज 4 months का, मैं आपको क्या कर दूंगा, पे बैक कर दूंगा। तो मिस्टर ए के लिए मिस्टर ए ने गुड्स परचेज किया
क्रेडिट पे, दैट इज क्रेडिट पे, तो मिस्टर पी क्या बन गए, मिस्टर ए की बुक्स में, मिस्टर ए की बुक्स में मिस्टर पी इज द क्रेडिटर, जिन्होंने क्या किया, क्रेडिट पे गुड्स दिया। अगर दूसरी बात, अगर मिस्टर ए क्या करते, अगर मिस्टर ए एक बिल साइन करके देते हैं कि यस आई विल पे यू मिस्टर पी 50,000 आफ्टर 4 months, और अपने साइन कर देते हैं मिस्टर ए, तो ये क्या बन जाएंगे, यानी ये बिल क्या हो गया, पेबल हो गया, है ना। तो अगर वो ऐसा करते हैं, रिटर्न में देते हैं, तो उस केस में मिस्टर पी कैसे डिनोट किया जाएगा, मिस्टर पी विल डिनोटेड एज बिल पेबल, ये बिल क्या हो गया, पेबल। अब वैसे ही जैसे हमने डेटर्स को समझा था, ट्रेड रिसीवेबल्स को समझा था, लेट सपोज मिस्टर ए परचेजर 1, परचेजर 2, परचेजर 3, परचेजर सॉरी लेट सपोज क्या करते हैं वो, सप्लायर 1, सप्लायर 1 2 3 4 5, 5 सप्लायर्स से सामान खरीदते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, तो इन दो को तो मिस्टर ए क्या कर देते हैं, ओरल में दे देते हैं कि एस आई विल पे यू आफ्टर 4 months। तो सप्लायर 1 और 2, सप्लायर 1 S1 एंड S2 क्या रहेंगे मिस्टर ए की बुक्स में, क्रेडिटर। इन्होंने 4 months का क्रेडिट दिया, सपोज इन्होंने भी सपोज 5 months का क्रेडिट दिया, और इनको मिस्टर ए ने रिटर्न में साइन करके दिया, बिल साइन करके दिया कि यस आई विल पे यू, तो S3 S4 S5 ये क्या हो गए, ये कुछ बिल्स हो गए जो मिस्टर ए के क्या है, पेबल हैं। तो इन शॉर्ट आई कैन से दिस कि ये टोटल जो पेबल है क्रेडिटर्स की फॉर्म में और बिल्स की फॉर्म में, वही मेरे क्या है, ट्रेड पेबल्स है, वही मेरे क्या है, ट्रेड पेबल्स है। ठीक है, समझ आ गया इतना पॉइंट कि ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं, और ट्रेड पेबल्स मीन्स पेबल्स रिलेटेड टू ट्रेड, और वैसे ही ट्रेड रिसीवेबल्स मीन्स रिसीवेबल्स रिलेटेड टू ट्रेड। चलो नेक्स्ट, चलो आज की हमारी डेफिनेशन नंबर 7 नंबर डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन नंबर 7 है डिस्काउंट। डेफिनेशन नंबर 7 इज अबाउट डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है आप सब जानते ही होंगे कि हम कुछ परचेज करते हैं, लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं, किसी चीज का MRP है सपोज 15,000 रुपीज, इफ यू आस्क फॉर सम रिडक्शन इन प्राइस फ्रॉम द सेलर, लेट सपोज वो आपको 1,000 की रिडक्शन अगर दे, तो आपके लिए परचेज कॉस्ट क्या बन जाती है, 14,000। तो वही बात आपने यहाँ लिखनी है कि डिस्काउंट इट इज द reduction in price, reduction in the price of goods, it is the reduction in the price of goods paid, it is the reduction in the price of goods from the amount paid। जो आप अमाउंट पे करते हैं उसमें से कुछ रिडक्शन, उसको क्या हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट आपका दो तरह का होता है, डिस्काउंट में बी ट्रेड डिस्काउंट और इट कैन बी योर कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट आपका ट्रेड डिस्काउंट भी हो सकता है और कैश डिस्काउंट भी हो सकता है। तो लिखो ट्रेड डिस्काउंट, लिखो
This is the discount given by the seller to the purchaser when they buy goods of certain quantity or value. When they buy goods of certain quantity or value. In this case, purchases are recorded at net value. In this case, purchases are recorded at net value. Net value मतलब that is purchases माइनस आपका जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको आप माइनस कर दोगे, उतने में आप क्या करोगे, अपनी परचेजेस को रिकॉर्ड करोगे। कुछ समझ नहीं आया होगा, देखो क्या कुछ सप्लायर्स होते हैं, वो जैसे वो बोलते हैं एग्जांपल, इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से सपोज एक सप्लायर है या सेलर है मिस्टर एस, ठीक है। उन्होंने ये उनकी टर्म है कि अगर कोई 10,000 गुड्स मुझसे इकट्ठी परचेज करे, 10,000 यूनिट्स 10,000 यूनिट्स अगर परचेज करे और वो मुझसे 1 लाख रुपये का सामान इकट्ठा ले, तो वो उसको 10% क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। और वो भी इसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, वो ट्रेड डिस्काउंट होगा। यानी जब आप कोई सर्टेन क्वांटिटी बाय करते हैं या सर्टेन वैल्यू, सिस क्वांटिटी एंड सिस वैल्यू, आप कोई सर्टेन क्वांटिटी या सर्टेन वैल्यू का गुड्स परचेज करते हैं। लेट सपोज मिस्टर ए ने 10,000 यूनिट्स बाय कर ली, तो उनकी कंडीशंस मेट हो गई। उनको सपोज एक यूनिट थी 20 रुपीज की, तो उनकी परचेज कॉस्ट क्या होगी, वो परचेजेस तो करेंगे, जैसे परचेज कॉस्ट क्या होगी, देखो टोटल वैल्यू जो होगी उनकी वो होगी 10,000 यूनिट्स इंटू 20 रुपीज ईच, तो 2 लाख की तो परचेज कॉस्ट हो गई बस। बट उनको क्या देगा मिस्टर एस, 10% ट्रेड डिस्काउंट, वो हो गया उनका 20,000 का। तो मिस्टर ए को जो परचेजेस हुई नेट अमाउंट, दिस इज योर नेट अमाउंट, तो मिस्टर ए जब अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे परचेजेस को कि मैंने गुड्स परचेज किए हैं, तो किस पे रिकॉर्ड करेंगे, इस 1,80,000 पे। यही बात हमने ऊपर लिखी है, देखो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, दिस इज द डिस्काउंट गिवन बाय द सेलर टू द परचेजर व्हेन दे बाय गुड्स ऑफ सर्टेन क्वांटिटी। जब वो कुछ क्वांटिटी, फिक्स क्वांटिटी क्या करते हैं, बाय करते हैं, और वैल्यू या कोई वैल्यू, फिक्स वैल्यू जो सेलर ने डिसाइड कर रखी होती है, वो उसका उतने का आप गुड्स परचेज करते हैं, तो आपको एक ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। दिस इज द डिस्काउंट गिवन बाय द सेलर टू द परचेजर व्हेन दे बाय गुड्स ऑफ सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू। तो इस केस में आप परचेज को रिकॉर्ड किस पे करेंगे, उस केस में आप परचेज को रिकॉर्ड करेंगे नेट वैल्यू पे। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। चलो ट्रेड डिस्काउंट हो गया। इसका एक दूसरा पार्ट है, वो है कैश डिस्काउंट। जैसे मैंने आपको बोला था कि आपके दो पार्ट होते हैं डिस्काउंट, एक आपको ट्रेड डिस्काउंट भी मिल सकता है और एक आपको कैश डिस्काउंट भी मिल सकता है। देखो कैश डिस्काउंट क्या होता है, यहीं कवर कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट शीट लेते हैं, नेक्स्ट शीट पे कवर करते हैं। लिखो कैश डिस्काउंट
कैश डिस्काउंट क्या होता है, लिखो दिस इज द डिस्काउंट allowed by the seller for timely payment of due amount। अगर आप अपना ड्यूज जो है, जैसे उस एग्जांपल में लेट सपोज मिस्टर ए की नेट परचेज कॉस्ट कितनी थी, 1,80,000। नेट परचेज कॉस्ट थी 1,80,000 और मिस्टर जो एस थे उन्होंने एक टर्म बताई, टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी कि इफ यू पे द एंटायर अमाउंट, टर्म कंडीशन की थी कि इफ यू पे द एंटायर 180 within 1 month, within 15 days, then I will give you then I will give you then I will give you 2% additional discount। तो अगर वो टाइम, अब ये तो मिस्टर ए की सिचुएशन बताएगी ना, मिस्टर ए को लगता है चलो 1 मंथ होने वाला है और मैं इसे पे कर सकता हूँ, तो मिस्टर ए अगर ऐसा पे करते हैं 1 मंथ के सॉरी 15 डेज के अंदर, तो उनको 1,80,000 का 2%, ये कितना हो जाएगा आपका 3,600, इसका भी आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट। दिस इज योर कैश डिस्काउंट। आपको क्या मिल जाएगा, 2% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो कैश डिस्काउंट वाला पार्ट भी हो गया। यानी अगर आप टाइमली पे करते हो, सेलर अगर ऐसे कंडीशन होते हैं कि अगर आप टाइमली पे कर दोगे अपने सारे ड्यूज, तो हम आपको 2% एडिशनल डिस्काउंट देंगे। दैट डिस्काउंट इज ऑल्सो नोन एज कैश डिस्काउंट। चलो अगला, अगली हेडिंग डालो, बैड डेट्स। ये क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है वो डेटर्स जिनसे हम पैसे लेते हैं, वो हमारे डेट्स होते हैं, उनसे पैसे लेकिन वो पैसे नहीं आए, यानी अमाउंट दैट इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स। जो डेटर्स से पैसा मिलना था पर वो नहीं मिल पाया, इस उनकी पोजीशन सही नहीं थी या किसी भी वजह से, तो वो जो अमाउंट आपको नहीं मिला दैट इज योर बैड डेट। चलो उसे हम बैड डेट बोलते हैं। इसके लिए भी एग्जांपल चलो ले लेते हैं, एग्जांपल से समझो। मिस्टर ए ने गुड्स सेल किए सपोज क्रेडिट ऑफ 2 मंथ्स पे 10,000 के, मिस्टर बी को वैल्यू है 10,000। मिस्टर बी ने 2 महीने बाद 9,000 रुपए दिए, 1,000 उसके पास नहीं थे, तो 1,000 जो नहीं मिला, नॉट रिसीव्ड या रिसीवेबल, जो मिलेगा भी नहीं, मिस्टर बी ने कहा आई कांट पे, तो वो अमाउंट जो 1,000 का अमाउंट है वो क्या बन गया, वो बन गया बैड डेट। वो डेट क्या बन गया, बैड हो गया, खराब हो गया, नुकसान हो गया, दैट हैज बिकम योर बैड डेट। चलो अगली डेफिनेशन लिखो, वो है क्रेडिट की। अब हमने देखा था ना, सुना था कि 2 एस्पेक्ट होते हैं, क्रेडिट और डेबिट, ड्यूअल एंट्री के हिसाब से, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। चलो क्रेडिट क्या होता है, लिखो क्रेडिट word has been derived from,
इटालियन वर्ड क्या है? क्रेडिटो। इटालियन वर्ड क्रेडिटो। क्रेडिटो वर्ड से क्या हुआ है? डिराइव हुआ है। दूसरा, इट इज द राइट साइड ऑफ द अकाउंट। इट इज द राइट साइड ऑफ अकाउंट। अकाउंट कौन सा? वही टी शेप जो हम बनाते हैं, उसकी ये जो राइट साइड है इसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, शॉर्ट में CR लिखते हैं। क्रेडिट को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? क्रेडिट लिखते हैं। ठीक है, चलो इतना बहुत है इसके बारे में। आगे नेक्स्ट पॉइंट, डेबिट। अच्छा, इसके बारे में एक और पॉइंट छोटा सा लिख लो, काम आएगा। When any account is to be credited, when any account is to be credited, then the entry posted to the then the entry will be posted to the credit side of the account. Credit side of the account. Then it will be then then we can say that that account has been credited. That account has been credited. ये क्या लिखा है समझो। अभी ज्यादा समझ नहीं आएगा, लेकिन ऊपर ऊपर समझ लो, जब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल पोर्शन पे चलेंगे तब समझ आएगा। वैसे इसका मतलब क्या है? अगर बोला जाए कि किसी अकाउंट को क्रेडिट करना है, लिखा जाए कि व्हेन एनी अकाउंट इज, अगर किसी अकाउंट को क्रेडिट करने को बोला जाए तो आपको इसका मतलब है, बोला जाए कि एक अकाउंट, सपोज आपको बोला जाए कि मिस्टर ए का अकाउंट क्रेडिट कर दो। क्रेडिट, एक सेकेंड, अगर ऐसा बोला जाए कि क्रेडिट मिस्टर एज अकाउंट, आप सोचेंगे इसका मतलब क्या है। अगर ऐसा बोला जाए आपसे क्वेश्चन में कि आप मिस्टर ए का अकाउंट क्रिएट कर दो, आप सिंपली क्या करोगे? मिस्टर ए का अकाउंट जो टी शेप में है उसमें आप क्रेडिट साइड में एंट्री डाल दोगे, बस। इट मीन्स आपने वो अकाउंट क्रेडिट कर दिया। आई होप समझ आ रहा होगा कि अगर बोला जाए, देखो पहला पॉइंट क्या है? क्रेडिट वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड क्रेडिटो, यानी इसका जो क्रेडिट वर्ड है ये एक क्रेडिटो शब्द से आया है। ठीक है, नॉट अ बिग डील। ये राइट साइड को बोला जाता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सी साइड क्रेडिट साइड होती है। दूसरा, अगर बोला जाए कि क्रेडिट कर दो मिस्टर ए के अकाउंट को, अगर आपसे क्वेश्चन ये बोलता है कि क्रेडिट कर दो मिस्टर ए के अकाउंट को, तो आपने सिंपली क्या करना है? उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड में, उसके अकाउंट में राइट साइड में एंट्री पास कर देनी है, एंट्री पोस्ट कर देनी है। तो व्हेन एनी अकाउंट इज टू बी क्रेडिट, कोई अकाउंट क्रेडिट करना हो, देन द एंट्री आपको पोस्ट कहाँ करनी है? पोस्ट टू द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। देन वी कैन से दैट अकाउंट हैज बीन क्रेडिट। तभी मान लिया जाएगा कि आपने वो अकाउंट क्रेडिट कर दिया, आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। चलो सेम अगला क्रेडिट है, वैसे ही अगली हेडिंग क्या होगी? डेबिट। चलो अभी डेबिट क्या होता है? डेबिट लिखो, दिस वर्ड हैज बीन derived from Italian word debito। डेबिटो वर्ड से ये इटालियन वर्ड डेबिटो इटालियन वर्ड से डेबिट वर्ड डिराइव किया गया है।
सॉरी, ये क्या है? दिस इज द सॉरी, राइट साइड तो क्रेडिट साइड है, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट, दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द टी शेप अकाउंट. और if any account is required to be debited, अगर किसी अकाउंट को डेबिट करना हो देन क्या करना होगा? देन वी हैव टू पोस्ट द एंट्री इन लेफ्ट साइड. तब आपको एंट्री पोस्ट कहाँ कर देनी है? लेफ्ट साइड. देन ओनली we can say that क्या कि that account has been, अकाउंट को शॉर्ट में ऐसे AC भी लिख सकते हैं, that account has been क्या कर दिया गया है? डेबिट कर दिया गया है. then we can say that account has been debited. आई होप क्लियर हो गया होगा. क्या ये एक इटालियन वर्ड डेबिटो से डिराइव हुआ है. ठीक है जी. ये एक आपके अकाउंट की लेफ्ट साइड होती है. ठीक है, ये आपका अगर ये अकाउंट है, ये आपका जो अकाउंट होता है इसकी लेफ्ट साइड आपकी डेबिट साइड, इसको आप शॉर्ट में DRB लिखते हैं, और राइट साइड क्रेडिट साइड होती है. अगर क्वेश्चन बोले कि आपको अकाउंट डेबिट करना है तो इट मींस आपको डेबिट साइड एंट्री पोस्ट करनी है. अगर क्वेश्चन बोले क्रेडिट करो तो आपको इस साइड एंट्री पोस्ट करनी है. दैट्स इट. If any account is required to be debited, then we have to post the entry in left side. Then only we can say that account has been debited. चलो अगली हेडिंग डालो. अगली डेफिनेशन लिखो एंटिटी के बारे में कि एंटिटी क्या. हम तक बोलो ना बिजनेस एंटिटी. व्हाट इज दिस एंटिटी? को एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट. इकोनॉमिक मतलब रिलेटेड टू मनी, जो मनी में डील कर रही है. एन इकोनॉमिक यूनिट परफॉर्मिंग economic activities and that has been established in accordance with law to do business activities. इकोनॉमिक यूनिट परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज. कोई भी ऐसी आपकी यूनिट जो क्या कर रही है आपकी इकोनॉमिक यूनिट परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है तो वो आपके लिए एंटिटी बन जाती है. एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. कोई भी ऐसी एंटिटी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है तो आप क्या बन जाती है? बिजनेस यूनिट, आपकी बिजनेस एंटिटी बन जाती है. अगली हेडिंग लिखो
अगली हेडिंग है दैट इज इंसॉल्वेंट। अब ये इंसॉल्वेंट क्या होता है, आपको मैंने बताया था जब आपकी लाइबिलिटीज ज़्यादा हो जाती हैं, एक ऐसी सिचुएशन व्हेन योर liabilities are greater than your assets, that is when you are unable to pay your debts, जब आप अपने उधारी चुकाने की हालत में नहीं हैं, when you are not in a position to pay your debts, that means this is a position of insolvency। तो आप क्या हो गए, insolvent हो जाओगे। मीन्स व्हेन यू आर अनेबल टू पे योर डेट, जब आप अपने डेट्स पे करने के काबिल नहीं रहे, जब आपकी देनदारियां, लाइबिलिटीज मीन्स पेबल्स, जो आपके पेबल्स हैं वो आपके रिसीवेबल्स से ज़्यादा हैं, या मैं आपके बोलूँ जो आपके एसेट्स हैं, जो आपकी देनदारियां हैं वो आपके एसेट्स से ज़्यादा हैं, तो उस केस में आप क्या कर पाओगे, आप अपने एसेट्स, आप अपने पेबल्स, आप अपनी लायबिलिटीज नहीं चुका पाओगे, तो आप इंसॉल्वेंट कहला दिए जाओगे। वैसे ही इसी का ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट क्या होता है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है, हु इज इन अ पोजिशन, हु इज इन अ पोजिशन, हु इज इन अ पोजिशन टू पे ऑफ इट्स डेट्स, जो अपने डेट्स को चुका सकता है, पे कर सकता है, दैट पर्सन इज सॉल्वेंट। आई कैन से पोजिशन ऑफ सॉल्वेंसी, पोजिशन ऑफ सोलवेंसी। चलो एक और हेडिंग अगली डालो। अगला पॉइंट है रिबेट। रिबेट क्या होता है, लिखो, रिबेट मीन्स reduction in price allowed by the seller for the reason other than for which trade discount and cash discount is allowed। अगर आपको सेलर सप्लायर कुछ डिस्काउंट देता है, लेकिन रीजन ये नहीं है कि आप कुछ बल्क क्वांटिटी में परचेज कर रहे हो, या एक सर्टेन वैल्यू पे परचेज कर रहे हो, या आप टाइमली पेमेंट कर दिया, रीजन कुछ और होंगे, अदर रीजंस। अगर अदर रीजन है और आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है, दैट डिस्काउंट इज नॉट नोन एज डिस्काउंट, आप उस रिडक्शन को डिस्काउंट नहीं बोलोगे। अगर रिडक्शन ड्यू टू क्या है, लेट्स से एग्जांपल पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, आपको पता लगा कि सप्लायर ने मुझे पुअर क्वालिटी गुड्स भेज दिए, तो उस केस में आप उससे जो डिस्काउंट आपको अगर वो सप्लायर देता है, तो उससे आप डिस्काउंट ना बोल के आप उसे क्या बोले, आप उसे बोलेंगे रिबेट। उस डिस्काउंट को ही वर्ड यूज किया जाता है रिबेट। ये बात क्लियर हो गई। चलो अब लास्ट हमारी डेफिनेशन है, वो है लास्ट डेफिनेशन इस चैप्टर की, वो है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स या हम इसे बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये अब तक हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, स्टिल मैं आपको यहाँ डेफिनेशन लिखवा देती हूँ कि फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है, आपका आता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा बैलेंस शीट। ये आपके दो स्टेटमेंट आते हैं।
ये आपकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताता है। दैट इज फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपको ये बताएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज आपको नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस। और बैलेंस शीट आपको क्या बताएगी, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट बताएगी आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन। और ये फाइनल अकाउंट्स कब बनाए जाते हैं, बिकॉज ये फाइनल अकाउंट्स हैं, ये आपके फाइनल डेट पे आपको बताए जाएंगे, बनाने होंगे आपको अपनी फाइनल डेट पे। फाइनल डेट कौन सी होगी हमारी, ये वाली डेट जो हमारी ईयर एंड की डेट होगी। इस डेट पे आपको क्या करने होंगे, अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने होंगे ये डेट पे। ठीक है, चलो तो ये चैप्टर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। अकाउंटिंग टर्म्स हमने लगभग सारी सीख ली। किसी भी आपको डाउट हो किसी भी डेफिनेशन में तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी। ठीक है, तो अब आज के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। स्टार्ट करेंगे हम अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर। तब तक के लिए बाय।